जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT03 का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं जो आपने अभी दिया है। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें, ठीक ठीक लेवल था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आइए वन बाय वन अपने सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप पढ़िए। पहले सवाल में आपको बोला गया ए bead of mass 2 kg fitted onto a rod of length this can move on it with friction having friction coefficient this. At initial moment bead is at middle of the rod moves translationally in horizontal plane with acceleration this और ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो ऐसे 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 रखा हुआ रोड, ऐसे रखा हुआ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रोड रखा हुआ, ग्रेविटी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर ये रोड ऐसे चल रहा है, आपके पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वाला एंगल 37 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो इस पे जो सूडो लग रहा है वो इधर लग जाएगा एम में, और ये वाला एंगल कितना आ गया, कुछ 37 डिग्री। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगे दैट इज एम में cos 37, और इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू मल्टीप्लाई एम में साइन 37। फिर तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपके पास में a cos 37 माइनस म्यू a साइन 37, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, cos 37 की वैल्यू देखता हूँ, तो cos 37 हो गया आपके पास में 4/5। म्यू की वैल्यू कितनी, हाफ, a 1 है, 3/5। डन। तो एक्सेलेरेशन कितना बन गया, देखिए 10 एलसीएम ले लिया आपने, तो यहाँ पे 8 और 3 5/10, ये आ रहा है क्या? 5/10, तो 1/2 आ रहा है। एक्सेलेरेशन 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली मिडल पे था, डिस्टेंस कितना चल रहा है 4 मीटर, इज इक्वल टू हाफ ए की जगह हाफ मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी की 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में स्लाइड कर जाएगा। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ढंग से पढ़िए, ग्रेविटी नहीं था ना उसके अंदर। सेकंड सवाल में आप देखिए, आपको बोला गया कि इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर द रेशियो शोन इन द फिगर द स्टेडी करंट आई एंटर्स एट पॉइंट ए ऑन C3। चलो C3 पूछा है कितना है, तो आई वाई की टर्म में पूछा, देखते हैं। ये आपने ऐसे एक कैपेसिटर यहाँ बना दिया, एक कुछ यहाँ पे बना दिया, एक कुछ यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस कुछ होगी R, और ये रेजिस्टेंस कुछ होगी 2R। C1 कितना है C, C2 कितना है 2C, और ये वाला कितना है आपके पास में C। अब चार्ज चाहिए किस पे, इसको C3 पे चार्ज चाहिए, इसके ऊपर चार्ज चाहिए, इसके ऊपर। तो हम कैसे निकालते, देखना यहाँ पे हम I की टर्म में चाहिए ना, हमें I की टर्म में चाहिए। तो यहाँ पे कुछ जीरो पोटेंशियल, या फिर यहाँ पे जीरो मान लो, तो करंट यहाँ पे I आ रहा है, तो ऐसे ही आई जाएगा स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2IR आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3IR। पोटेंशियल लिख दिया भाई। I करंट स्टेडी स्टेट में, तो कैपेसिटर कुछ करंट नहीं जाएगा, ऐसे ही फ्लो करेगा। आप यहाँ नोडल लगा दो, इसका पोटेंशियल कुछ x मान लो, इसका पोटेंशियल पता है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस था मल्टीप्लाई C प्लस इसमें देखता हूँ 2C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना x माइनस 2IR, और यहाँ पे देखता हूँ दैट इज x मल्टीप्लाई C, दैट शुड बी C। नोडल लगाया, तो ये C सब उड़ गया आपके पास में। x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x माइनस 3IR प्लस 2x माइनस 4IR प्लस x, दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। तो कितना बन गया, ये 4x बन गया, 4x इज इक्वल टू 7IR। तो x की वैल्यू कितनी है कि 7IR/4, ये x आ गया। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, x की वैल्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 0 है ही, तो कितना हो जाएगा 7IRC/4, ये आपके पास में चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू पूछी है वो 7 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक प्लेट है, एक पे उससे प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दो प्लेट्स है, एक पे +2 माइक्रोकूलम है और एक पे -2 माइक्रोकूलम है, ऐसे उसने दिया है। इस प्लेट का नाम कुछ A है, इस प्लेट का नाम कुछ B है। इसने क्या बोला, नेगेटिव जो प्लेट है आपके पास में उसको कनेक्ट किया गया है स्प्रिंग से। तो यहाँ पे से कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग से, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K कुछ गिवन है। और इस वाले को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए फिक्स है, कहीं नहीं मूव कर सकता। अब मैक्सिमम इलोंगेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग कितना हो, देखिए ये
अगर आप इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ अगर आप देखेंगे, इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम जहाँ पे होगा तो यहाँ पे कहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, मान लीजिए x दूरी पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो उस वाले केस पे क्या होगा, क्यू के एक्स इज इक्वल टू इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा आपके पास में, तो इसका फोर्स कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही आता है फोर्स। तो x की वैल्यू जो आपके पास में इज क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई की, ये इक्विलिब्रियम है। अब देखिए मेन पोजीशन के इधर जितना छोड़ेंगे, जैसे कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है आपके पास में, ये उसकी नेचुरल लेंथ से इधर जितना छोड़ेंगे उस तरफ भी उतना ही जाएगा, तो इसकी मीन पोजीशन थी आपके पास में, मीन पोजीशन से इधर इतना छोड़ा x तो जाएगा भी इधर x, तो जो आपके मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा वो 2x हो जाएगा। तो आप पहले वैल्यू निकालिए, q की वैल्यू गिवन है क्या, q की वैल्यू गिवन है दैट इज 2, q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो ये बन गया 4 10⁻⁻12 बन गया ना, क्योंकि माइक्रोकूलम में था तो ये ऐसा बन जाएगा, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है सवाल में, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर में करने के लिए 10⁻4 ऊपर चला गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या, एप्सिलॉन नॉट रखना है, उसने नहीं उसमें दिक्कत की है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होगी 5000 ना, ऐसा कुछ बना दिया। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कुछ 2 बन गई, और आंसर में एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और 10⁻12 है, तो ये आपके पास में 3 और 4, तो यहाँ पे 2 बच गया आपके पास में, तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 4 आ गई। क्लियर, तो हमने कांस्टेंट फोर्स है ना, तो अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे जितना उस तरफ से रिलीज करेंगे अपोजिट साइड पे उतना ही जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट रेजिस्टेंस गिवन है, ईएमएफ गिवन है, कैपेसिटर सब गिवन है, एनर्जी स्टोर पूछा है कैपेसिटर में, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर। तो सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, यहाँ पे बैटरी बना दी, यहाँ पे इंटर रेजिस्टेंस, बैटरी की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, यहाँ पे सर्किट बनाया, यहाँ पे कैपेसिटर है C2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे से कैपेसिटर है, ठीक है ऐसे। अब ये है C1 आपके पास में, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 है 1 माइक्रोफैराड, C1, और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 माइक्रोफैराड, ये रेजिस्टेंस कुछ R2 है 3 ओम, R1 है ये कुछ 2 ओम है। तो स्टडी स्टेट पे अगर आप देखेंगे तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ये रास्ता जाएगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, क्योंकि कैपेसिटर तो ओपन हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे इधर ऐसे घूम फिर के यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप करंट देखेंगे सर्किट में 6 डिवाइड बाय 3 तो 5 और 1 6, तो 1 एम्पियर आएगा आपके पास में, ठीक है, दिस इज 1 एम्पियर, तो यहाँ पे ऐसे 1 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे 1 एम्पियर गया, यहाँ पे 1 एम्पियर गया। तो देखिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर ही आएगा जो इसके अक्रॉस है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे 2 वोल्ट आ गया। क्लियर, तो एनर्जी स्टोर अगर आप देखेंगे रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये U1 U2 का, तो हाफ इसमें देखता हूँ, इसका कैपेसिटेंस है 2 और पोटेंशियल डिफरेंस है 4, हाफ सी बी स्क्वायर हो गया। इसमें देखता हूँ हाफ सी की जगह 1 और वी स्क्वायर कितना है 9, ठीक है, इसने इसको मार दिया तो 8/9 आ रहा है रेशियो आपके पास में, 8/9। तो आपके पास में x/9 बोला था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट में हम चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करते हैं। 5 बोला इन द डायग्राम शोन इज इक्विलिब्रियम द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ इनफ व्हाइल फ्रिक्शन व्हाइल द one contact edge is smooth. Okay, the magnitude of the normal by smooth edge is n1, by horizontal is n2, while the w is the weight and f is the friction. Choose the correct option. थोड़ा देखते हैं डायग्राम बना के, यहाँ पे ये ऐसे बना दिया आपने। तो एक तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे n1 नॉर्मल है, ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पे ये जो लग रहा है ये कुछ n2 है, ठीक है। वेट जो लग रहा है वो नीचे की तरफ है आपके पास में W, और फ्रिक्शन जो लग रहा हो इस तरफ लग रहा हो, ठीक है। ये वाला एंगल कितना थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो इक्वेशंस अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो आप कह देंगे n1 cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू f और W इज इक्वल टू n, ये बनेगा आपके पास में। क्लियर,
तो इसने क्या बोला, एफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू n1, तो ये बस ये पहला ऑप्शन, f इसको नीचे ले जाओ तो f कोसेक थीटा इज इक्वल टू n1, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। फिर अगर आप n1 की वैल्यू निकालें, n1 की वैल्यू हमें w की फॉर्म में कुछ निकालना है ना, ओके। इस वाली इक्वेशन को थोड़ा गलत लिख दिया इस वाली इक्वेशन को, क्योंकि ऊपर इसका भी कंपोनेंट आएगा ना, तो आप देखेंगे नीचे तरफ होने वाला फॉर w है, ऊपरी तरफ n2 है प्लस n1 cos थीटा है, ये इक्वेशन है आपके पास में, n2 प्लस n1 cos थीटा, नहीं n1 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी तो आएगा, दैट इज n cos माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ पे अगर आप n1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो n1 की वैल्यू कितनी है, w माइनस n2 डिवाइड बाय cos थीटा, n1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, w माइनस n2 डिवाइड बाय cos थीटा, कितना बन जाएगा ये, w माइनस n2 sec थीटा। फिर अगर आप थर्ड वाले में देखें, n1 की वैल्यू हमें पता है, n1 की वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या बन जाएगा, w माइनस n2 डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू f, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसने बोला f इज इक्वल टू कितना आ गया, w माइनस n2 tan थीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो f इज इक्वल टू w माइनस n2 cos थीटा, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन आपके पास मैच करें। सिंपल सवाल था, FBD बनाइए, फोर्स बैलेंस करिए, जवाब मिल जाता। बच्चों नेक्स्ट जो 6 सवाल है वो भी सेम ऐसा ही है, सेम इसी के ऊपर है, इसलिए तो FBD पूछ लिया कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो n1 लग रहा है आपके पास में, n2 लग रहा है, f लग रहा है, आप w डायरेक्शन बना रहे तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, इसमें FBD बना रखा है पूरा। दूसरे में देखना है n2 की डायरेक्शन आपके पास में ठीक है, n1 की डायरेक्शन उल्टी है आपके पास में, इस वजह से वो गलत हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाले ऑप्शन में बोला नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू कीप द रोड इन इक्विलिब्रियम, भाई अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए तो n1 sin थीटा को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ना, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ओके दिक्कत क्या इसमें, इनकरेक्ट पूछा है तभी दिक्कत है। अगर आप इनकरेक्ट अगर आप देखेंगे तो पहले वाला करेक्ट है, इस वजह से उसको नहीं लिखना, सेकंड वाला आपके पास में इनकरेक्ट है तो उसको टिक करेंगे। अब फ्रिक्शन तो रिक्वायर्ड है आपके पास में, तो फोर्थ ऑप्शन फिर सही होना चाहिए था, पर इनकरेक्ट पूछा तो गलत हो जाए, तो सेकंड और थर्ड दो ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर देंगे। क्लियर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, चार्जेस अक्रॉस द कैपेसिटर इन टू डिफरेंट आर सर्किट 1 and 2 आर प्रोटेक्टेड शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन R1 R2 और वो सेपरेशन क्या है। आपने ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये चार्जिंग का ग्राफ है ऐसे, क्लियर, ऐसे कुछ बना रखा है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। पहले वाले में रेजिस्टेंस R1 थी, कैपेसिटेंस कुछ ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक R1 RC R1 R2 सबसे वेरी करता रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोला, अगर E1 E2 आपके पास से बराबर है, अगर E1 और E2 दोनों बराबर है, तो अगर E1 E2 बराबर है तो जो Q0 आएगा वो तो C मल्टीप्लाई E आएगा, E बराबर है तो C बराबर होगा, बिकॉज फाइनल चार्ज तो बराबर दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। भाई अगर E बराबर है C बराबर होगा, मैं दोनों ही कैपेसिटर में C तो सेम है, रेजिस्टेंस थोड़े डिफर हो सकते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे एक बार। ये C सेम है आपके पास में, ये R1 है, ये R2 है। अब आप देखिए टाउ टाइम में अगर आप देखेंगे, ये टाउ 0.63 Q0 चार्ज होना चाहिए, ये टाउ 1 है, ये टाउ 2 है, तो टाउ किसका बड़ा है, 2 का बड़ा है, तो आप बोलेंगे टाउ 2 बड़ा है एज कम्पेयर टाउ 1। टाउ होता है कितना है, R से C सेम है, तो आप बोलेंगे R2 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू R1। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं हुआ। सेकंड में अगर आप देख रहे हैं, अगर C1 C2 अगर E1 E2 बराबर है तो C1 C2 बराबर होने चाहिए, अभी हमने चर्चा की थी। अगर क्योंकि मैक्सिमम चार्ज CE है, अगर E आपके पास में सेम है तो फिर C भी सेम होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। R1 C1 इज इक्वल टू R2 C2। अगर आप टाउ की बात करें, भाई अगर आप टाउ की बात करें, टाउ 2 बड़ा है आपके पास में, तो R2 C2 शुड बी इज इक्वल टू R1 C1 होना चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसका लिख दिया R2 C2 दैट शुड बी इज इक्वल टू R1 C1। अब इसने बोला R1 बाय R2 का रेशियो अगर हम देखें तो C2 बाय C1 बड़ा आएगा R1 बाय R2 से, तो आगे इसमें डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज ट्रिकी थी भाई, ऐसा हुआ तो हमने टाउ टाइम पे देखा तो 0.63 Q0 है, तो ये वैल्यू सेम आएगी दोनों में, बिकॉज मैक्सिमम चार्ज सेम है। तो इसका टाउ 1 ये है, टाउ 2 ये है, टाउ 2 बड़ा आएगा एज कम्पेयर टाउ 1, बिकॉज डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब आइए अपने नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर। वो भी इसी तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। क्या बोला गया? चार्ज ऑन द कैपेसिटर सेम, सब चीजें वैसी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट जो इनमें होगा। बोथ कैपेसिटर आर चार्ज टू द सेम चार्ज, जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है भाई। अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें वो भी इसी का ही है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ही हो गया फिर वो। तो मैक्सिमम चार्ज दोनों पे सेम है, हाँ सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। द ईएमएफ ऑफ सेल मस्ट बी इक्वल, ये कोई जरूरी नहीं है, आपको पता है भाई C1 E1 दैट शुड बी इज इक्वल टू C2 E2, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। द ईएमएफ ऑफ सेल आर सेम, ये बात तो मतलब वो एक ही बात होगी। फिर बोला E1 इज मोर देन E2, ये वाली बात भी गलत है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर आपका मैच कर जाएगा। क्लियर? तो 8th यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो इसने बोला ऐसे सेटअप है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है और ये वाला एंगल ऐसे 53 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पूरी है ऐसे, यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक के साथ में चिपकता हुआ एक और ब्लॉक भी रखा होगा। ठीक है, ये मास A है, ये C है और ये कुछ B है। अब इसने पहले सवाल में क्या बोला? A का मास गिवन है, ये 5 kg है, इसका मास गिवन है कुछ 4 kg है, इसका मास नहीं गिवन B का। आपको बोला गया कि A नीचे की तरफ जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, A और B दोनों साथ साथ चलेंगे, बिकॉज A B तो अगर मान लीजिए A को कोई नहीं रोकता, टेंशन रस्सी में कोई टेंशन नहीं, तब A जिस सेक्शन जाता तब B भी उससे जाता भाई। ए बी तो जी साइड धीरे जाना चाहता है, अगर कुछ ना होता तो अगर रस्सी है तो ए धीरे चल रहा है तो बी इसको साथ साथ लेके आएगा, दोनों एक साथ चलेंगे आपके पास में। तो हमसे क्या पूछा गया? टेंशन कितना नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन पहले यहाँ से निकालता हूँ, तो मैंने क्या लिखा? T माइनस 40 साइन 53 डिग्री। साइन 53 कितना हो जाएगा आपके पास में? 4/5 इज इक्वल टू एम ए। एम ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 न्यूटन। टेंशन 40 न्यूटन आ गया। नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखें तो इस पे इसका एफईडी बनाइए ए का, तो ए पे नीचे की तरफ लग रहा है आपके पास में 50 साइन 37, ऊपर तरफ टेंशन लग रहा है और इधर से नॉर्मल लग रहा है, कुछ धक्का मार रहा है ना उसको। इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, 50 साइन 37 हो गया 3/5 प्लस n माइनस 40 इज इक्वल टू एम ए। एम ए की वैल्यू कितनी है? 10 आ गई। तो ये देखते हैं, ये 30 बन गया आपके पास में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे जैसे 30, ये -10, तो n की वैल्यू 20 न्यूटन। क्लियर? तो आपके ऐसे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं 10th नंबर, वो भी इसी के ऊपर बेस है। अब की बार उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि एक्सीलरेशन गिवन है, ए वही 2 मीटर पर सेकंड, तो बी का मास कितना होगा आपके पास में, वो ये पूछना चाह रहा है, बी का मास कितना होगा। तो बी पे अगर हम इसकी इक्वेशन बना के देख लें थोड़ा, तो बी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है कितना? 20 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? mg, इसका मास कुछ मैं मान लेता हूँ साइन 37, और नीचे की तरफ जा रहा है किससे? 2 मीटर पर सेकंड। तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, जैसे mg साइन 37 कितना होगा? 3/5 प्लस सॉरी -20 इज इक्वल टू एम ए, तो ये 2m आ गया। क्लियर? इसको थोड़ा देखते हैं, ये 2 बन गया तो 6 आ गया, तो 6m तो 4m बन गया। 4m इज इक्वल टू -20, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? +20, m की वैल्यू कितनी? 5 kg। तो ये जो मास है वो 5 kg होगा आपके पास। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। थोड़ा सा एफबीडी बेस्ड सवाल है। आपको ऐसे बोला गया कि यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है और ये वाला एंगल ऐसे कुछ थीटा है, यहाँ पे ऐसे कुछ बी को रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ सी को रखा हुआ है, और इसका नाम इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम सी। तीनों ही मूवेबल है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ए बी सी तीनों मूवेबल है। तो अगर आप सी पे देखेंगे तो सी पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, ये जो 20 में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कुछ ऐसा लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप बी का एफबीडी देखेंगे तो बी पे कैसा लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन? कुछ बी पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, और ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। ये अलग अलग वैल्यू होगी, n1, ये n दोनों सेम हो सकते हैं क्योंकि ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है।
अब अगर आप सबसे पहले पूछे द एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये बात सही, इस पे एम नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे नीचे ये इस तरफ जाएगा और ये ग्राउंड फ्रेम में इस तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, ऐसा कुछ सेटअप रहेगा आपके पास में। तो ये जो आपके पास में ए ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा आपके पास में, तो नीचे की तरफ आएगा तो माइनस वाई डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्वियसली फील ही आता है ए नीचे आएगा, ऊपर जा नहीं सकता, ए नीचे आएगा, हाँ सही बात है। तो और इस पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं है आपके पास, सिर्फ नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, बी के रिस्पेक्ट देखें तो बी देखिए बी इस तरफ जा रहा है, बी पे नॉर्मल इस तरफ है, तो एक एक्सीलरेशन इसका इस तरफ आएगा। तो अगर आप इसे बैठ के देखें तो इस पे सूडो रहेगा, इस पे बैठ के सूडो दिखेगा तो फिर इधर जाता हुआ दिखाई देगा, इसकी रिस्पेक्ट में अगर आप आते हैं ग्राउंड के फ्रेम में नीचे आता हुआ दिखाई देगा, पर अगर आप इसे बैठ के देखेंगे तो उस पे उधर सूडो लग जाएगा तो उधर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। तो आप क्या बोले, द एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज अलोंग एक्स एक्सिस, सही बात। थर्ड में द एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ होगा एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ भी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ होगा, तो माइनस एक्स की तरफ आएगा, इस वजह से थर्ड सही नहीं है। द एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू द ग्राउंड इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सी, नहीं यार, क्योंकि इस पे देखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन तब जाता आपके पास में जब ये मूव नहीं करता। अब अगर ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन में कुछ ना कुछ एडअप हो जाएगा, तो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन नहीं जाएगा और एक्सीलरेशन जी साइन थीटा आपके पास में नहीं आएगा, तो वो उसमें कंसर्न है। क्लियर, तो दो ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, इतना सही। अब आइए अपने चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या बोला गया, देखिए आपको बोला गया एक कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम ए सेल एंड देन आइसोलेट फ्रॉम इट, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ इंक्रीज। तो एक प्लेट पे कुछ प्लस क्यू चार्ज मान लो, एक पे कुछ माइनस क्यू चार्ज मान लो। अब फोर्स तो चेंज नहीं होगा, पहले ऑप्शन में बोला गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द प्लेट्स विल डिक्रीज, तो फोर्स तो ये रहता है q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आता है फोर्स, तो ये q बदल नहीं रहा है बिकॉज प्लेट आइसोलेटेड है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। द फील्ड कितना है, EFI तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा नहीं बदल रहा है क्योंकि q सेम है, तो फील्ड सेम रह रहा है, यही उसने बोला है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो q स्क्वायर बाय 2c एक्सप्रेशन लगाएंगे, c की वैल्यू क्या होती है a एप्सिलॉन नॉट बाय d, एप्सिलॉन नॉट बाय d, d को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस घट गया, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन सही है। द पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपके पास में, q बाय c होता है, तो c आपके पास में घट रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो और सेकंड तो और थर्ड मैच कर जाएगा, और कोई मैच नहीं करेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13 है। इसमें थोड़ा अगर हम देखें तो आपको ऐसा बोला गया कि ब्लॉक है ऐसे, एक यहाँ पे बना दो ब्लॉक, इसके नीचे एक और ब्लॉक है, और यहाँ पे ऐसे पुली और कुछ ऐसा सेटअप है आपके पास में, ठीक है, ऐसे बना रखा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे पुली है, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 3 और इसका मास है 2, ये कुछ फिक्स है, ये तो मतलब फ्लोर है ऐसे ना, ठीक है, ये फ्लोर है। अब आपसे बोला गया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सिर्फ यहाँ पे है और वो 0.3 है, 0.3, तो आपके इसमें एक्सीलरेशन पूछ रहा है, जैसे पुलिंग फोर्स देखिए, नेट पुलिंग फोर्स है आपके पास में 100, रोकने वाला फोर्स अगर आप देखेंगे तो रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन दो बार रहेगा, एक 3 kg पे और एक 2 kg पे, दोनों पे रोकेगा आपको, तो इस पे जो लगेगा दैट इज 0.3, यहाँ पे दैट इज 20, और ऐसे इतना ही फोर्स 3 kg पे भी लगेगा, क्योंकि इस पे 2 kg फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे, दोनों ही रोक रहे हैं, दोनों ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका डबल हो जाएगा। ये नेट फोर्स आ गया आपके पास, नेट पुलिंग फोर्स mg आ गया, और नेट अपोजिंग फोर्स जो है ये 2 बार फ्रिक्शन आ गया आपके पास में, इज इक्वल टू टोटल मास कर दिया हमने तो 15 बन गया m में, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आएगा, इसने इसको उड़ा दिया, तो 100 की वैल्यू 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 15a, तो a की वैल्यू बन गई 88/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अभी कितना आएगा आपके पास में, 88/15 चाहिए ना हमें, 75 12 आएगा, ये 13, सॉरी
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम 0 लगा दो ऐसे, तो ये कितना बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे जाएगा तो 5.8 के आसपास आएगा ये। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर देगा, सोल्व करने पे ये 5.86 आता है आपके पास में। क्लियर? तो ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। टैक्सेशन तो आ गया। अब T1 निकालते हैं, वेयर इज टेंशन T1। T1 और T2 आपसे पूछा गया ना, तो जो 2 kg और 3 kg पे जो लग रहा है वो T1 है और इधर आपके पास में T2 है। ठीक है, T1 T2 वैसे सर इसमें निकालते हैं, यहाँ पे T2 मिल जाएगा आपको। तो T2 कितना आ रहा है देखिए, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 100, ऊपर की तरफ लग रहा है T2 ये 10, ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलेरेशन गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 10। ये की वैल्यू पता है, पुट के T2 मिल जाएगा आपको। T1 के लिए अगर आपको निकालना तो इस पे आप निकाल लीजिए T1 ऐसा कुछ, नहीं तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए, इस पे इक्वेशन लिखना आसान, 3 kg पे। 3 kg पे अगर आप लिखें तो पिछली तरफ T1 लग रहा है, इधर तरफ कुछ T2 लग रहा है और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपके पास में, 6 न्यूटन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक, तो आप इस इक्वेशन में T2 माइनस T1 माइनस 6 इज इक्वल टू m में 3 मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर लीजिए। T2 की वैल्यू पता है, वहाँ से T1 की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इजी है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटर जरूर है, सवाल आसान है। फिर अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 14 की, दिस इज प्रॉब्लम नंबर, जस्ट ए मिनट, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में आपको क्या बोला गया कि ये ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है, 3 ओम, यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटर, ये 7 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 1 माइक्रोफेराड, दिस इज 6 ओम और ये यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है। ठीक है, आपको बोला गया कि जो C2 था, ये वाला कैपेसिटर था, वो तो अनचार्ज है, पर C1 पे इनिशियल चार्ज है 2 फेराड, इस पे इनिशियल चार्ज था कितना, 2 माइक्रोफेराड। तो आपको बोला गया कि बैटरी से करंट कितना है जब स्विच को क्लोज करेंगे। तो ऐसा हम पेपर 2 में भी एक सवाल है, जैसे आप स्विच को बंद करेंगे तो भाई इसका चार्ज सडन चेंज नहीं होगा। ठीक, कितने की बैटरी बन जाएगा, 2 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा। तो 2 वोल्ट किया तो ऐसे बनेगा, एक बार ऐसे मान लो, या फिर इसका उल्टा बन सकता है। और t इक्वल टू 0 पे इस पे कोई चार्ज नहीं था तो ये तो शॉर्ट हो गया। तो ये दोनों मिलके कितने बने आपके, 2 और 3 5, टोटल रेजिस्टेंस है 5। तो करंट की वैल्यू कितनी आ सकती है, अगर दोनों सपोर्ट करके 9/5, या फिर आई की वैल्यू हो सकती है अपोज करके तो 5/5। तो या तो 1 एम्पियर आएगा या फिर आपके पास 1.8 एम्पियर आएगा, दोनों में से दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो आप फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ऑप्शन मैच कर जाएंगे। क्लियर, इनिशियली चार्ज था, इनिशियल चार्ज था तो उस इंस्टेंट के लिए ये उस उतने पोटेंशियल डिफरेंस की आप बैटरी बना दीजिए। तो अच्छा सवाल है, ये कंसेप्ट हमने नहीं देखा है, नोट्स में नहीं देखा है, पर आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं सोच नहीं सकते, इस सवाल को सोचा जा सकता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम नंबर 15 है। इसमें बोल रहा है कि आप ये बताइए कि स्विच को बंद करने वाले चार्ज कितना फ्लो होगा। सर्किट थोड़ा सा अगर आप सिंपल बनाए तो आपको आसान रहेगा सर सर्किट। देखिए इसमें ऐसा था, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे स्विच है, इसको ओपन रखा गया इनिशियली, और ये वाला यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है, दिस इज 4 माइक्रोफेराड। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज बिकम 4 माइक्रोफेराड एंड दिस इज बिकम 2 माइक्रोफेराड, और ऐसे करके फिर यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं। ये बैटरी है, क्योंकि दोनों अर्थिंग वाले पॉइंट है वो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो बैटरी अगर आप बनाएंगे तो ऐसा कुछ बैटरी बन जाएगा, ऐसा सर्किट है, देखो 50 वोल्ट ये सर्किट है। इसने बोला इनिशियली चार्ज बताइए कितना है, मतलब स्विच को बंद करें स्विच से चार्ज कितना जाएगा। तो इनिशियली देखिए, इनिशियली ये 50 हुआ आपके पास में, तो ये दोनों सीरीज में है उस टाइम पे, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 8/6 दैट इज 4/3। तो जो चार्ज आपके पास में जाएगा यहाँ पे, दैट इज इस पे कुछ मैं Q1 चार्ज बोल देता हूँ, Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/6 दैट इज 4/3 दैट इज 200/3। तो इस वाली प्लेट पे आ गया -200/3 और इस वाली प्लेट पे आ गया +200/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब स्विच को बंद कर दीजिए, नया डायग्राम बनाइए। स्विच को बंद करने के बाद में क्या होगा, जैसे हम स्विच को बंद करेंगे ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा। ये 50 वोल्ट,
ये 2 माइक्रोफैराड था, ये 4 माइक्रोफैराड था, ये 4 माइक्रोफैराड था और ये 2 माइक्रोफैराड था। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने बन गए? 6 बन गया। ये दोनों मिलके 6 बन गए, ये दोनों मिलके भी 6 बन गए, और 6 दोनों मिलके 3 बन गए आपके पास में। तो 150 कूलम चार्ज यहाँ से निकलेगा। 150 कूलम निकला। चार्ज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपेसिटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो Q बाई सी, तो कैपेसिटेंस ऐसा है ना आपके पास में, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज कैपेसिटी के रेशियो में जाएगा आपके पास में। तो इसको यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो 2/6 मल्टीप्लाई 150 आएगा, इसे 50 कूलम जाएगा इस पे। ठीक है, इस पे 50 कूलम गया। सिमिलरली फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 कूलम जाएगा, क्योंकि इस पे 100 गया तो फिर उधर 100 जाएगा, ऐसा आएगा। अब आप देखिए बैटरी से कितना चार्ज, मतलब स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया। देखिए इस वाले पेड़ में -50 है, इस वाले पेड़ पे +100 है। पहले इन दोनों में मिला के कितना था? 0 था। अभी इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो स्विच से तो आया होगा भाई। इन दोनों का सम पे जो चार्ज आ सकता है भाई, यहां से यहां पे जैसे इन दोनों का नेट जो चेंज होगा उसके तो स्विच से चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों के सम पे 0 था, अब इन दोनों के सम पे 50 है, 50 कूलम चार्ज आपके पास फ्लो करेगा। थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्लियर? 16th प्रॉब्लम पे चलते हैं। 16th प्रॉब्लम बोला गया कि हाउ मच होरिजोंटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल। इट इज गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज दिस। यहाँ पे आपके पास में m मास का ब्लॉक है, इस पे कितना फोर्स लगाएं ताकि ये रह जाए। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऐसे कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ म्यू है, नॉर्मल यहाँ पे n के बराबर ही होगा। तो आप क्या बोलेंगे, जो mg होगा वो म्यू मल्टीप्लाई n के बराबर हो जाए। तो mg म्यू की वैल्यू कितनी है सवाल में देखिए, म्यू की वैल्यू 0.25 दैट इज 1.4 मल्टीप्लाई n। तो m की वैल्यू होगी 2 तो 20, तो n की वैल्यू कितनी है? 80 न्यूटन, मतलब 80 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। 80 न्यूटन इसका मतलब हो गया सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पे। प्रॉब्लम नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग। उसकी जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की वो 40 सेंटीमीटर है, फोर्स कांस्टेंट ये है। फिर व्हेन इट इज रीच्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। तो आपने ऐसा बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये 40 होगा फिर आपके पास में, क्योंकि ये वाला एंगल 53 डिग्री है, तो ये कितना है? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस गिवन पोजीशन पे कितना फोर्स लग रहा है वो इसने पूछा है। तो इसका एफबीडी अगर आप बनाएंगे तो एक तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा इधर, तो कितना लग रहा होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट सवाल में गिवन है क्या? k, और x की वैल्यू कितनी? 10 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ 40 है तो 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 10 डिवाइड बाय 100। क्लियर? ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, और ये कितने एंगल पे लग रहा है? 37 डिग्री पे लग रहा है। और फ्रिक्शन वगैरह पीछे लग रहा होगा, फ्रिक्शन कुछ f कर, ये एक्सेलेरेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकालता हूं, तो k मल्टीप्लाई 1/10 ये स्प्रिंग फोर्स है, f स्प्रिंग जो लगा रहा है। तो k की वैल्यू 2, तो ये 20 न्यूटन यहाँ पे आ गया। तो ये जो फोर्स है ये 20 न्यूटन है, दिस फोर्स इज 20। बच्चों अब इस स्प्रिंग फोर्स से कंपाउंड तोड़ लेते हैं, ये 16 न्यूटन बनेगा, यहाँ पे 12 न्यूटन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल आ गया, तो नॉर्मल के लिए कितनी आ गई आपके पास में? 8 न्यूटन आ गई। नेट पुलिंग फोर्स है 16, फ्रिक्शन पिछली तरफ लाएगा, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई n, म्यू की वैल्यू 0.5, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 8 आ गई, इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? 4, और तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आ जाएगा वो 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकंड पे हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 18 की बात करते हैं। आपको बोला कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज d and area of each plate is E. Now half of the capacitor is filled with the dielectric constant. Okay, this is नई कैपेसिटी कितनी? तो आप दो इसको कैसे करते हैं, दो कैपेसिटर में तोड़ दो, तो क्लास में किया हुआ सवाल है। तो इसका एरिया, इसी कैपेसिटर बन गई C1 इज इक्वल टू A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D मल्टीप्लाई की इसकी ये बन गई सीक्वेंट कितना, दोनों को जोड़ दो, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन आ जाएगा, K+1 हो जाएगा आपके पास। तो आपका थर्ड ऑप्शन मैच कर देगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल था। 19th प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब बोला टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज एज शोन इन द फिगर। ए डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट K इज इक्वल टू 1 इज प्लेस्ड इन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर P एंड द बैटरी रिमेन कनेक्टेड।
सेट द करेक्ट अल्टरनेटिव, द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी विल इंक्रीज। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ये ऐसे कैपेसिटर था, यहाँ पे एक बैटरी थी आपके पास में, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ ई है, ये भी पहले सी था, ये भी पहले सी था। तो पहले जो नेट कैपेसिटेंस था वो आपके पास में कितना था, इनिशियल कैपेसिटेंस अगर आप C/2 था इनिशियल कैपेसिटेंस। जैसे ही आप इसमें एक में डायरेक्टली डाल देंगे, ये KC बन गया और ये C बन गया, तो कितना आ जाएगा KC डिवाइड बाय K+1। तो नेट कैपेसिटेंस अभी सही, ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर आप नेट कैपेसिटेंस देखेंगे तो वो बढ़ जाएगा आपके पास में। तो आपके पास में कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना, आपको दिखाई दे रहा है अभी एक C था, मान लीजिए C और C से बनता है C/2, अगर ये 2C होता तो अगर ये 2C होता फिर 2C/3 बनता। तो अगर एक कैपेसिटेंस को बढ़ा देंगे तो सीक्वेंट भी बढ़ जाएगा फिर आपके पास में। अब इसी के बाद चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इंक्रीजेस, ये बात सही है, बिकॉज सीक्वेंट बढ़ गया तो Q इक्वल टू CV होता, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, नहीं इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द B विल इंक्रीज। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देखिए इस पे चार्ज भी कुछ पहले Q था, इस पे भी कुछ Q था, ठीक है। अब इस पे कुछ Q1 आ जाएगा तो इस पे भी Q1 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो Q1 है, पहले इसके अक्रॉस जो EMF पोटेंशियल डिफरेंस था E/2 था, इसके अक्रॉस भी E/2 था। इस पे चार्ज बढ़ गया, Q1 बढ़ गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 से ज्यादा आएगा। ये जो V आएगा वो E/2 से ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे जो V आएगा वो E/2 से कम आएगा। और अब जो EMF है वो तो क्या आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस घट गया, तो EMF जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी घट जाएगा आपके पास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इसमें डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, तो यार टोटल कैपेसिटेंस बढ़ा, तो हाफ CV इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V स्क्वायर करेंगे, जैसे हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप। तो C बढ़ गया आपके पास में, तो जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं आपके पास में, ठीक है। फिर अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 की। आपको बोला गया इन द गिवन फिगर टू मासेस M1 M2 बड़ा है एज कंपेयर टू M1 आर एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग AB। तो यहाँ पे ऐसे पुली बना दी, यहाँ पे ऐसे एक M1 मास है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग लगा रखी है, और यहाँ पे स्प्रिंग है, फिर यहाँ पे ऐसे M2 मास है, क्लियर। तो टेंशन आपसे पूछा गया, टेंशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें टेंशन M2G है, तो यहाँ पे M2G आएगी, ठीक है। और इसमें टेंशन अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ M2G लग रहा है, नीचे की तरफ M1G लग रहा है, और यहाँ पे T लग रहा है। तो टेंशन कितना आ जाएगा, M2G माइनस M1G। तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्लियर, ठीक है बच्चों। इसी साथ में पेपर खत्म होता है। पेपर के लेवल की बात करें तो ईजी था, टफ नहीं था, आप इजीली कर सकते थे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।